Everyone, Assalamu alaikum. My name is Adam Farooq. I recently qualified JKSSB JE exam and I got rank 122. Or I have been a faculty with uh, current crutch for a year now, almost for more than a year I guess. और मैं यहाँ पे कंप्यूटर और थोड़ा जनरल स्टडीज़ वगैरह पढ़ाता हूँ. बट बेसिकली आई एम स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में ही मैंने अभी अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है JKSSB JE का. ठीक है, JKSSB JE. So I got rank 122 and my name is Adam Farooq. And after a lot of setbacks and failures, I finally cleared this exam and I might be getting what we used to call PHG or Jal Shakti department. My first preference was R&B, but I'm getting PHG, so it's okay. काम दोनों में सेम ही होता है ऑलमोस्ट. जूनियर इंजीनियर का काम साइट एग्जीक्यूशन वगैरह वो सेम ही होता है, तो थोड़ी बहुत डिफरेंस रहती है स्ट्रक्चर्स वगैरह की. तो what I'm going to do now is I'm going to talk about my strategy for this exam. Okay, then I'm going to compare this. Let me write it down side by side. Then I'm going to compare it with my previous strategies जिनमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. ठीक है, तो उन स्ट्रेटजीज़ की मैं बात करूँगा जिनमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. तो और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगले जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए क्या आप स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं, फ्यूचर स्ट्रेटजीज़. ठीक है, तो इन 3 चीज़ों की मैं बात करने वाला हूँ. स्ट्रेटजी फॉर दिस एग्ज़ाम, कंपेयर इट विथ माय प्रीवियस स्ट्रेटजीज़ in which I wasn't successful. Okay, and future strategy. Okay, तो इस एग्ज़ाम में बेसिकली व्हाट आई डिड वाज, ये एग्ज़ाम हमारा हुआ, इसके जो पोस्ट आए थे, एडवर्टाइजमेंट जो हुई थी, एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुई थी आई गेस अप्रैल 2020 में एडवर्टाइजमेंट आई थी. और टेंटेटिव डेट उन्होंने दी थी अगस्त 10 की, अगस्त 10 2025 टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट. तो अब आप देखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 3 मंथ्स की हमारी प्रिपरेशन होनी थी. 3 मंथ्स. ठीक है, अब अगर आपने डिग्री में अच्छे से पढ़ा है तो, और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए कोई गेट वगैरह के लिए अच्छे से पढ़ा है, तो 3 मंथ्स इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर दिस एग्ज़ाम. लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने डिग्री में नहीं पढ़ा है, मेरी प्रिपरेशन जो है वो वीक है, तो 3 मंथ्स इज़ नॉट सफिशेंट एट ऑल. मैं वो भी बोलूँगा क्यों सफिशेंट नहीं है फिर. ठीक है, तो इस एग्ज़ाम डेट को आप जब भी एग्ज़ाम की डेट आए, अगस्त 10 एग्ज़ाम डेट थी. पहली चीज़ याद रखना एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, अगस्त 10 जो उन्होंने टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दी थी, मैंने यही एग्ज़ाम डेट मानी थी. ठीक है, इसी हिसाब से प्रिपेयर किया था. कोई भी टेलीग्राम पे, किसी सोशल मीडिया साइट पे अगर बोलता था कि दिस एग्ज़ाम विल गेट पोस्टपोन्ड, आपको उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है. ठीक है, तो पे नो हीड टू रूमर्स. इनमें रूमर्स में सबसे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स को जो ख़राब करता है वो रूमर्स है.
रूमर्स की तरफ ध्यान दे के हम जो है अपने आप को पीछे करते जाते हैं। तो रूमर्स में जैसे अभी रूमर चल रहे हैं कि अब पोस्ट नहीं आएंगी 2028 तक, 27 तक, तो ऐसे ऐसे रूमर्स आते रहते हैं। जब पहली पोस्ट निकली थी 20 की 21 में, तो तब हमें बोला था कि अब पोस्टें नहीं आएंगी। उस टाइम पे भी हम जैसे स्टूडेंट्स ने रूमर्स की तरफ ध्यान दिया और पढ़ाई नहीं की। तो बेसिक जो फंडा है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का वो है रूमर्स की तरफ मत सोचो, और जैसे स्ट्रैटेजी है दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, वट एवर यू आर फॉलोइंग, उसको फॉलो करते रहो और आप लोग आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो 3 मंथ्स इज़ मोर देन सफिशेंट। लेकिन मैंने 3 मंथ्स की प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं आपको बताता हूँ, जो 2023 में जेई एग्ज़ाम हुआ था, शायद आई गेस 19 नवंबर को हुआ था वो, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए थे, और मैं क्या था कि आई गेस अराउंड 70 कुछ मेरे मार्क्स थे। तो मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था। ठीक है, और उसमें मेरा क्या था कि मैं आपको उसमें बताता हूँ, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की गलती करके आया था, जैसे यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको मैं गलत करके आया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो गलत होने नहीं चाहिए उनको मैं गलत करके आया था। ठीक है, तो अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब ये वाला एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है क्लियर, मे बी मेरी प्रिपरेशन में कुछ वीकनेस है, मे बी मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ फॉलो की कि मैंने फिर से जो मेड इजी के नोट्स आते हैं, मेड इजी नोट्स, ठीक है, मेड इजी नोट्स आते हैं, मैंने उनको फिर से रेफ़र किया। ठीक है, अच्छे से मैंने रेफ़र किया। 2023 में मैं फ़ेल हो गया नवंबर में, और बोल रहे थे 2024 में पोस्टें आएंगी, आई नहीं। तो मैंने अक्टूबर 2024 से आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। तो पोस्टें कब आई है? अगस्त 20 अप्रैल 2025 में पोस्ट आई है। तो अब आप देखिए, मैं मतलब अक्टूबर से ऑलमोस्ट मेरे को एक ईयर मिल रहा है प्रिपेयर करने का, क्योंकि अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 10 महीने ये हो गए। तो फिर वो थोड़ा सा पोस्टपोन होके वो एग्ज़ाम जो है वो सैलाब की वजह से, तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि दैट इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल। ठीक है, अक्टूबर में मैंने स्टार्ट किया था एग्ज़ाम। एक्चुअल एग्ज़ाम जो हुआ वो हुआ नवंबर 2025, 2 नवंबर 2025। ठीक है, तो अब आप देखिए, आई हैड 1 ईयर ऑफ प्रेप। अब मैं आपको ये भी बोलूँगा, मैंने 1 साल की प्रेप क्यों की, इतना मैंने टाइम क्यों किया। तो मेरे घर में मेरी मदर बीमार रहती थी, तो मुझे उनके साथ हॉस्पिटल्स जाना पड़ता था। तो मुझे पता था कि मैं प्रिपरेशन अच्छे से कर नहीं पाऊँगा अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट का वेट किया। तो दैट प्रूव्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि मैं अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर कर पाया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप मुझे फॉलो कर पा रहे हैं मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। तो मेड इजी नोट्स, दीज वर माई गो टू नोट्स। ठीक है, मेड इजी नोट्स के बिना आपको, अगर आप बेसिक्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें हैं फॉर बेसिक्स। ठीक है, इसके बाद मेड इजी नोट्स में पहले मैंने नोट्स पढ़े, उनको समझा, फार्मूलाज को समझा, डेरिवेशंस को समझा, इवन डेरिवेशंस को अच्छे से समझा। ठीक है, थ्योरी पढ़ी, डेरिवेशंस, ठीक है, और जो कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स थे उनको भी फॉलो किया, कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स किए। फाइनली मैंने ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स की, क्योंकि मतलब क्या होता है कि डिग्री में हमने अच्छे से पढ़ा नहीं होता है इन सब चीज़ों को, तो इंसान के दिमाग में रहता है कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे पास टाइम था, तो मुझे पता था कि मैं इतना टाइम दे सकता हूँ पढ़ने के लिए। तो अच्छे से मैंने इन सब चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट किया।
कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स मैंने क्यों की, इसके पीछे एक रीज़न है। थ्योरी आप सब पढ़ते हैं, डेरिवेशंस भी सब करते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि हमें लगता है कि फार्मूला अगर बीच में एग्जाम में भूल गए तो डेरिवेशन करके ही जाते हैं ताकि हम वहाँ पे डिराइव कर पाए और फार्मूला हमें याद आ जाए। कन्वेंशनल प्रॉब्लम करने का एक रीज़न ये है कि इससे जो हमारा दिमाग है ना, वो थ्योरी और डेरिवेशंस करने के बाद जब हम प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं, कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स की तरफ, तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाती है कि फार्मूलाज फिट हो जाते हैं, और जो इवन की जो डेरिवेशन है उस क्वेश्चन की, उस कॉन्सेप्ट की, वो भी हमें समझ आने लगती है। ठीक है, तो कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स नॉट नेसेसरी बट आई डिड देम। ऑब्जेक्टिव्स का एग्ज़ाम है तो मैं ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करूँगा कि आपको कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव्स करनी है। बट रिमेंबर, थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट, थियरी आपको पता होनी चाहिए, इज़ इम्पोर्टेंट। बेसिक थियरी, जैसे बेसिक्स आर इम्पोर्टेंट। इससे क्या हो जाता है, इट इम्प्रूव्स योर बेसिक नॉलेज, और यही बेसिक नॉलेज आपको जीके एसएसबी एग्ज़ाम क्लियर करवाएगी, और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाएगी। तो अगर आप पेपर्स को देखोगे, जेके एसएसबी के जो पेपर्स हैं, तो उनसे हमें यही लगता है कि जो हमारे बेसिक्स है इस एग्ज़ाम के, वो जब तक अच्छे नहीं ना होंगे तो तब तक आप लोग इस एग्ज़ाम को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाओगे, आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी बताऊँगा जिनसे आपको समझ आएगा कि ये क्यों है कि बेसिक्स हमें क्यों करने हैं, ज़रूरी क्यों है हमारे लिए बेसिक्स करना। ठीक है, मैं दो पेपर्स का कंपैरिजन करवाऊँगा। ठीक है, तो उनसे आपको लगेगा कि ये बेसिक्स हमें क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो मैं जेई 2025 वाला और 23 वाला, जो 800 कुछ पोस्ट थी, उनसे आपको समझ आएगा कि बेसिक्स हमें क्यों ज़रूरी है करना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पहली जो आपकी स्ट्रैटेजी आ गई, स्ट्रैटेजी पॉइंट 1, वो है थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, दूसरी चीज़, सॉल्व एज मैनी न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एज पॉसिबल बिफोर एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल्स आप जितने कर सकते हो करो, स्टैंडर्ड बुक से करो, फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स लाइक गुप्ता है हमारा, सॉरी गुप्ता नहीं, अभी गुप्ता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। स्टैंडर्ड बुक्स जो हमारी है, अरोरा है हमारे पास, गोपाल रंजन बुक है सॉइल मैकेनिक्स की, और आरसीसी की बुक्स आती है पिल्लाई रंजन करके। तो स्टैंडर्ड बुक्स को जो उनमें न्यूमेरिकल्स दिए हैं, मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं उनको सॉल्व करो। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, प्लस मेड इजी और एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट बुक्स, न्यूमेरिकल बुक्स, ठीक है, उनकी वर्क बुक्स आती है, वो आप बाई भी कर सकते हो, आप फोटोस्टेट भी ले सकते हो उनका, तो उनके आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। ठीक है, तो ये आपको बिफोर एग्ज़ाम, बिफोर एडवर्टाइजमेंट आपको ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, बिफोर एडवर्टाइजमेंट, अभी जैसे अभी के फेज़ में कोई पोस्ट आई नहीं है, अभी जो रूमर्स चल रहे हैं पोस्ट आएंगी, तो अभी आपको ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, अगर आप बेसिक्स में वीक हो तब। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में आपको करना है, एक आपको ESE PYQs करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, SSC JE PYQs करने हैं, अगेन 2 स्टार्स। ठीक है, और फाइनली आपको करना है गुप्ता
जब आप ESC PYQ करोगे आप गुप्ता गुप्ता PYQs भी इजीली, गुप्ता गुप्ता के क्वेश्चंस भी इजीली कर पाओगे, क्योंकि गुप्ता गुप्ता में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ESC के PYQ से ही निकाल के आया है। ठीक है, गुप्ता गुप्ता को भी मैं 2 स्टार दे रहा हूँ। ठीक है, एंड फाइनली आप जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव बुक्स है उनमें हमारे पास आता है खुरमी गुप्ता, नॉट नेसेसरी टू डू बट इफ़ यू हैव टाइम यू कैन डू इट। ठीक है, 1 स्टार मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ एक बुक आती है, मैंने की नहीं थी ये बुक, आर अगोर। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगेन मैं इस बात पे स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि देखो, आप ESC PYQ देख लो, आप SSC JA PYQ देख लो, गुप्ता गुप्ता, खुरमी गुप्ता, अगोर, कोई भी बुक उठा लो, JK SSB, इनमें से किसी भी बुक में से क्वेश्चन नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास गेट का क्वेश्चन आ सकता है। अब आप कैसे उन चीज़ों को डील करोगे? ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को गिनोगे तो कम से कम 10-15 हज़ार न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, आप हर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व या हर कोई न्यूमेरिकल याद नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, बेसिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग हमें आनी चाहिए, ताकि हम जिस टाइप का क्वेश्चन भी आए एग्ज़ाम में हम उसको ईजिली सॉल्व कर पाए। ठीक है बेटा, थ्योरी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, ऐसा नहीं कि करने नहीं है, लेकिन थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ थ्योरी। ठीक है, अब आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, आपको उसका उसका थ्योरी नहीं पता है, फिर वो किसी भी टाइप का आ जाए, किसी भी बुक में से आ जाए, आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपने चाहे जितनी भी बुक्स याद कर ली हो। लेकिन अगर आपको बेसिक्स की नॉलेज है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग आती है, आपसे वो किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा के डाल दे, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन दे दे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बुक्स की कोई भी कमी नहीं है। आप अभी यूथ करके एक बुक आती है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको, मैं इसको इसलिए साइड पे रख रहा हूँ। यूथ की कोई बुक आती है, यूथ की JEE की भी आती है, AE की भी आती है, ये 2 बुक्स आती है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों बुक्स में आप देख लो, कम से कम जो ये मतलब मेरे को लगता है 50-60-70 हज़ार तक न्यूमेरिकल्स होंगे, बिना किसी कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स होंगे, जितना भी आप गिन पाओगे बिना किसी कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स इनमें होंगे। ठीक है, तो आप कैसे उतना सारा आप याद रख पाओगे? तो आपको बेसिक याद रखना है। बेसिक जब आपका याद हो जाएगा तब आप कोई भी बुक, फिर आप यूथ उठा लो, चाहे ESC उठा लो, चाहे SSC JEE उठा लो, कोई भी बुक ले लो, गेट के न्यूमेरिकल्स उठा लो, कुछ भी उठा लो। ठीक है, आप इजीली उस सब चीज़ को फॉलो कर पाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग करो। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक से सॉल्व करो, मेड इजी से करो, गेट के प्रीवियस ईयर कर सकते हो, प्लस गेट PYQ भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन सब चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है, और यही मैंने अक्टूबर 2024 से यही मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। मैंने न्यूमेरिकल्स पे और बेसिक्स पे, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है, बेसिक बुक्स है, उन पे फोकस किया, उनसे मैंने ये मेनली अपना नॉलेज बढ़ाई। ठीक है, और इसके बाद जो हम स्ट्रेटजी पॉइंट नंबर 2 में आपको बोलने वाला था, मेरी प्रीवियस ईयर स्ट्रेटजी, मैंने क्या गलतियाँ की थी, कहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी, तो उस चीज़ को आप देखिए। प्रीवियस ईयर में मैं फिर से वही बोलूँगा, कंपैरिजन विथ प्रीवियस स्ट्रेटजी। मैं बिना किसी स्ट्रेटजी के एग्ज़ाम को फॉलो कर रहा था। ठीक है, मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी एग्ज़ाम को क्लियर करने की। तो उसमें क्या था कि मैं मल्टीपल सोर्सेज को रेफ़र कर रहा था, और मल्टीपल सोर्सेज, यहाँ पे सोर्सेज आप बोलोगे सर आपके पास इतने सारे सोर्सेज हैं, मेरे पास ये एक सोर्स है। आई हैव ओनली वन सोर्स, दैट इज़ मेड इजी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, यही एक स्ट्रैटेजी मेरे पास है, हैंड रिटन नोट्स की। कंपैरिजन विथ प्रीवियस स्ट्रेटजीज में मेरे पास ये था कि मैंने बेसिक्स वर
नॉट क्लियर, मैंने बेसिक्स को अच्छे से नहीं किया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया था, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज नॉट गुड, ठीक है। ये दो चीज़ें मेरी रह गई थी, ठीक है। इन दो चीज़ों में मैंने गलतियाँ की थी। तो बेसिक्स अच्छे नहीं थे और प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं थी, ठीक है। मैं अब आपको एक यहाँ पे मैं वो ऊपर वो यहाँ पे मैंने वो पॉइंट ऐड नहीं किया था, एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा और एग्ज़ाम के 3 महीने में कैसे पढ़ना है, ठीक है। हाउ टू स्टडी फॉर लास्ट 3 months आफ्टर एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्ट्स, ठीक है। हाउ टू स्टडी फॉर लास्ट 3 months आफ्टर एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्ट, ये है इंपॉर्टेंट अब यहाँ से। अब आपके, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके बेसिक्स आर ओके या गुड। उसके बाद मैं दूसरी चीज़, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट असम्पशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है, रिवाइज थियरी, दूसरी चीज़ डू ऑब्जेक्टिव्स डेली। ऑब्जेक्टिव्स आपको कहाँ से करने हैं, आपको ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है गुप्ता गुप्ता। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको जो लास्ट के 3 months है उनमें आपको गुप्ता गुप्ता करनी है। यहाँ पे मैंने इसको 2 ही स्टार दिए हैं, लेकिन ये लास्ट के 3 months की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पे ये समझ रहा हूँ कि आपने पहले गुप्ता गुप्ता कर ली है, एक बार आपने कर ली है गुप्ता गुप्ता, या जितनी बार भी आपने इन बिना एडवर्टाइजमेंट जब पोस्ट नहीं आए थे, आपको गुप्ता गुप्ता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुप्ता गुप्ता को करने का तरीका भी मैं बोलूँगा कैसे कर रहा हूँ, करना है उसको। और दूसरी बुक है ESC PYQs, ठीक है। तीसरी बुक है SSC JE। बस ये 3 चीज़ें आपको करनी है। SSC JE आपको एक टाइम करनी है, एक बार। PYQ आपको चलो 2 बार मान के चलो, और इसको आपको इन्फिनिटी टाइम्स भी अगर आप करोगे तो कम है, ठीक है। जितनी बार कर सकते हो करो, लेकिन इसको भी करने का मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कैसे इन सब बुक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन टेस्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन कुछ और हालात होते हैं। वो हमने देख लिया है अभी तक JK SSB के एग्ज़ाम से कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ JK SSB की टेस्ट सीरीज़ की बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है। JK SSB के एग्ज़ाम की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अपना एक फंडा रहता है कैसे एग्ज़ाम का हमें एग्ज़ाम सेट करना है, और टेस्ट सीरीज़ वालों का अलग रहता है। बट यू कैन डू इट फॉर प्रैक्टिस पर्पजेज एंड फॉर इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा। But again, tests are not important, but can be attempted. मैंने नहीं दिए थे, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, लेकिन एक टेस्ट मैंने उसका दिया होगा आधा करके, मैंने वो छोड़ दिया बीच में, क्योंकि जब वहाँ के वो टेस्ट के क्वेश्चंस देखे मैंने, तो मुझे वहाँ पे लगा कि ये JK SSB में तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तो फ़ायदा क्या है करने का, ठीक है। तो थ्योरी को रिवाइज करना है। अब थ्योरी को रिवाइज करने का तरीका देखो, हाउ टू रिवाइज थ्योरी एंड डू MCQs टुगेदर, ठीक है। देखो अभी अगर मान लो आप कोई सब्जेक्ट उठाते हो RCC, ठीक है, RCC आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अब आपको RCC में थ्योरी पढ़नी है। अब आपको RCC में क्या करना है, मेक शॉर्ट नोट्स क्या बनाने हैं आपको उस शॉर्ट नोट्स में आपको, जब आप पहले शॉर्ट नोट्स बनाओगे वो काफ़ी बड़े बनते हैं, आपको लगता है कि हर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो मेक शॉर्ट नोट्स में जब आप शॉर्ट नोट्स को फिर उनको चेंज करते रहना है। जैसे आपको लगता है कि भाई ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है तो इसको लिख देता हूँ, ये जो मैंने थ्योरी का ये वाला पोर्शन लिखा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एजम्पशंस में है, ये मुझे याद रहेगा, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शॉर्ट नोट्स में आपको एक चैप्टर को एक A4 पेज में लिखना है, फाइनल A4 पेज में लेके आना है। चाहे आपको 10 बार शॉर्ट नोट्स वैसे बनाने पड़े, धीरे धीरे करके कंसाइज करो उन चीज़ों को। एक चैप्टर को एक A4 पेज पे लिखना है, ठीक है। फ्रंट एंड बैक आप यूज़ कर सकते हो। ये आपका शॉर्ट नोट का बनाने का तरीका है। पेज को 3 हिस्सों में ऐसे डिवाइड करते जाओ, 3-4 हिस्सों में 3 हिस्से हो जाते हैं। एक शॉर्ट नोट्स एक यहाँ से लिखना स्टार्ट करो और आपके शॉर्ट नोट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द वे टू मेक शॉर्ट नोट्स। फॉर मी दिस वॉज द वे टू मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब आपने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए, आपने इसका A4 साइज पेज बनाया। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ अपडेट करना है, आप वो इसी में अपडेट करते रहोगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपने यही शॉर्ट नोट्स आपको डेली रिवाइज करने हैं, ठीक है। इस RCC के नहीं, हर एक सब्जेक्ट को आप डेली एक बार रिवाइज करने चाहिए, डेली। मैं सिर्फ RCC की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे 10 सब्जेक्ट्स है, 10 टाइम्स शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन। अब 10 पेज है, 2 साइड से आप लिख रहे हो उनको, तो आप लोग इजीली उनको इजीली कर पाओगे, ठीक है। कोई मसला नहीं है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, बहुत इजीली आपके इसमें फिट हो जाएंगे, ठीक है। 10 सब्जेक्ट्स को 10 टाइम शॉर्ट नोट रिवीजन डेली, ठीक है। 10 सब्जेक्ट्स को शॉर्ट नोट रिवीजन डेली, 10 टाइम्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, वो 100 बार हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट रिवीजन डेली ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ये आपको करना है, ठीक है। टाइम लगेगा इसमें, मैं नहीं कह रहा हूँ आप पहले दिन से ही करोगे, आप ये लास्ट के 3 मंथ्स में कर रहे हो, ठीक है। लास्ट के जो एग्ज़ाम के एडवर्टाइजमेंट के बाद के 3 महीने आपको मिल रहे हैं, उनमें आप 10 सब्जेक्ट्स को उनके शॉर्ट नोट्स को डेली रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। अगेन अजम्पशन यही है कि बेसिक्स आपके क्लियर है। तब अभी अगर आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है, बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। तो RCC में आपने फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, आपने उसके रिवीजन कर लिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आना है गुप्ता पे, गुप्ता एंड गुप्ता पे। मान लो अभी RCC की सर्वेइंग की बात करते हैं, ठीक है। सर्वेइंग की बात करते हैं। सर्वेइंग में मान लो आपके पास, मैं मान के चलता हूँ 300-400 न्यूमेरिकल्स है शायद, कुछ ऐसा ही। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स है, चलो मैं 100 मार के चलता हूँ, 100 MCQs है फॉर एग्जांपल सर्वेइंग में। तो आपको क्या करना है, आपने थ्योरी पढ़ी है, जो आपने थ्योरी पढ़ी है आपको अटेम्प्ट MCQs, ठीक है। ये नहीं देखना है कि कुछ छोड़ना नहीं है, लास्ट वाले MCQs भी अटेम्प्ट करने हैं, और जो फ्रंट में MCQs दिए हुए हैं वो भी अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट MCQs, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद चेक फॉर रॉन्ग MCQs। अब आपने 100 अटेम्प्ट किए हैं, मान लो एज्यूमिंग 30 आर रॉन्ग, या जो भी X आर रॉन्ग, मैं 30 नहीं लिख रहा हूँ, मान लो X MCQs आर रॉन्ग, ठीक है। कीप रिवाइजिंग दोज X MCQs डेली, ये चीज़ आपको याद रखना है, डेली। तो यही है इसका फंडा एग्जाम को क्लियर करने का, बेसिक फंडा, लास्ट के 3 महीनों का फंडा यही है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ क्या मैं कर रहा था। 10 सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, डेली उसको एक बार रिवाइज करना, ठीक है। अब
फिर क्या करना था, फिर मैंने क्या किया था, जो भी सब्जेक्ट है गुप्ता एंड गुप्ता है, फॉर एग्जांपल गुप्ता एंड गुप्ता है, गुप्ता एंड गुप्ता में फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट है सर्वेइंग, ठीक है। सर्वेइंग के मैंने क्वेश्चंस किए थे 100 MCQs या 200 MCQs, जितने भी क्वेश्चंस थे, तो सबको मैंने अटेम्प्ट किया। जो मेरे से नहीं हो रहे थे, जो मुझे लग रहा था मैं भूल जाऊंगा, जो मेरे से गलत हो रहे थे, उनको मैं बार बार रिवाइज करता था। Attempt those XMCQs daily, and those MCQs which you think are tough or is easily or you can easily forget, ठीक है। तो इनको आपको रिवाइज करना है, इन्हीं MCQs को रिवाइज करना है जो आप डेली भूल सकते हो, जो आपको लगता है कि कोई वैल्यू है, मुझे तो ये याद ही नहीं रहेगी, मैं इसको कैसे रिवाइज करूं। उनको आप जब आप डेली करोगे ना उन MCQs को, तो आप इजीली इस गुप्ता एंड गुप्ता के इन्फिनाइट रिविजन्स कर पाओगे, ठीक है। आप मान लो कोई भी चैप्टर है आपके पास, सर्वेइंग है, एनवायरनमेंट एंड इरिगेशन है, आप लास्ट में जो है ना, आपको लगेगा कि मेरे पास सिर्फ 30 क्वेश्चन रिवाइज कर लेके है पर चैप्टर 20-30 कहाँ, 400 MCQs, 300 MCQs की बुक एक चैप्टर है, उसमें से आप उसको इतना जोड़ के ला रहे हो कि 30 MCQs पे आप आ रहे हो फाइनल। उन्हीं 30 MCQs को आप बार बार रिवाइज करते जा रहे हो, बार बार रिवाइज करते जा रहे हो, और आपको क्या हो रहा है, ये देखो उसमें क्या होता है कि जब आप वो बुक अटेम्प्ट करते हो ना, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 1 पे आप आ गए, ठीक है, पेज नंबर 1 पे आप आ गए, तो आपने देखा कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 6 अभी आपने मार्क करके रखा है, ये मुझे नहीं आएगा, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप देख रहे हो, आपको पेरिफेरल विजन में वो 5 क्वेश्चन भी रिवाइज हो रहे हैं छठे क्वेश्चन के साथ, ठीक है, जो आपको जिसको आपने मार्क करके रखा है ये गलत है। ये फ़ायदा है इस स्ट्रेटजी का, ठीक है। तो थ्योरी रिवाइज करनी है, थ्योरी के साथ साथ आपको MCQs पे फुल फोकस रखना है, एक एक MCQ आपको जो गलत होने की चांसेस है उसको रिवाइज करना है, जो आपको लगता है आप भूल जाओगे उनको रिवाइज करना है, उनको रिवाइज करना है, सारे MCQs को आपको वैसे रिवाइज करना है, ठीक है। yes how to revise theory and do MCQs together, RCC के, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ये RCC यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, मेक शॉर्ट नोट्स, एक चैप्टर को एक A4 पेज पे लेके आना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा समझाने के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आपके पास RCC ही है, उसमें आपके पास अभी सबसे पहले वो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर आता है, फिर उसके बाद आपके पास फ्लेक्चर का चैप्टर आता है, फिर बॉन्ड, टॉर्जन और कॉलम्स का, तो ऐसे करके आप देखो 5-6 चैप्टर्स करके आ जाता है, और 6 पेज का आपका RCC बन जाएगा, 6 पेज का RCC बन गया आपका। ऐसे ही आप सर्वेइंग को मुझे लगता है 3-4 पेजेस में वो भी आ जाएगा। और फिर हमारे पास कुछ चैप्टर बड़े हैं, जैसे एनवायरनमेंट काफ़ी बड़ा चैप्टर है, फ्लूइड काफ़ी बड़े चैप्टर है, तो उनको आप 5-10 पेजेस भी मान के चलो ले जाओगे। लेकिन जब आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हो ना डेली, आपको वो फिर उसको ग्लैंस थ्रू करते हो, आप उसके ऊपर से देखते हो कि भाई हाँ ठीक है ये भी याद है, उससे आपकी कंसोलिडेशन अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द स्ट्रेटजी, आई गेस आपको ये समझ आई होगी। और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है इस स्ट्रेटजी में, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में, करंट क्रंच के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और फाइनली जो हम फाइनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी। यहाँ पे एक और चीज़, यार क्या बताऊँ मैं, भूल जाता है इंसान फिर एग्ज़ाम में कैसे कैसे सॉल्व किया होता है। तो पहले मैं आपको ये एक चीज़ बोलूँगा, जब मैं सोने जाता था, सोने से पहले मैं क्या करता था, चैट जीपीटी को मैं एक प्रॉम्प्ट देता था कि आस्क मी 120 क्वेश्चंस और MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम
कुछ भी आस्क मी 120 क्वेश्चंस, कीप द लेवल लिमिटेड टू JKSSB। ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं पूछता था फिर, और ज़्यादा इजी भी नहीं। ठीक है, 120 MCQ क्वेश्चंस में इसको पूछता था। ये मैं कभी कभी बोर हो गया तो ChatGPT से ऐसे करके 120 MCQs को रिवाइज कर लिया, और उससे भी रिवीजन ही होता है। बेसिक फंडा रिवीजन ही है, आप कैसे भी करके रिवीजन करो। मेरी ये स्ट्रेटजी चल रही थी, आपकी कोई और होगी, तो रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। रिवीजन के बिना कोई चीज़ इसमें SSB में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसा है, कंपटीशन इतना टफ हो गया। अगर दूसरा बंदा 10 रिवीजन कर रहा है तो आपको 11-12 करके जाना है, अपने चांसेस ऑड्स बढ़ाने हैं आपको। ठीक है, फंडा वही रहता है इसमें, आपको अपने ऑड्स बढ़ाने हैं सिलेक्शन के। और एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी जी सबसे इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी, क्योंकि इसी में सब कुछ फंडा होता है। ठीक है, बिना नाम लिए मैं, मतलब आपने भी इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो जिनको आपको लगता होगा कि कैलिबर है सिलेक्शन करने का, और वो कुछ पॉइंट्स से रह गए। पॉइंट्स क्या, 0.25 से मैंने स्टूडेंट्स को रहते हुए देखा है, 0.5 से मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो अभी रह रहे हैं इस एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम उन्होंने आपसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा पढ़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी ही उस दिन हमें डील कैसे करना है चीज़ों के साथ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, आपके पास कितने क्वेश्चंस है, 120 क्वेश्चंस है आपके पास। इजीली अगर मैं अभी पेपर निकालूं, अगर JKSSB अभी भी पेपर निकालेगी ना, 80 to 85 क्वेश्चंस हर कोई सॉल्व करेगा, और इजीली सॉल्वेबल बिना किसी प्रॉब्लम के। 80 to 85 क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल है। जंग रहती है बाकी 15-20 क्वेश्चंस की, जो आप 15 उन्हीं में सिलेक्शन हमें लेना है। ठीक है, तो जो ये 80 to 85 क्वेश्चंस है ना आउट ऑफ 120, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये कम भी हो सकता है, 5-10 ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें फ़र्क नहीं है। दीज आर जार्गन्स, उनको उन पे आप ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा है, मतलब बेसिक लेवल का ही पढ़ा है, चलो 70 क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, 70 क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। बाकी के 30 या 20 क्वेश्चंस जितना सिलेक्शन होगा वो आपको लेना है, वो आपको खींचने हैं वो वाले मार्क्स। उनके लिए कैसे आप अटेम्प्ट पेपर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पेपर लिया, आपने क्या करना है, सारे पेपर को देखना है कि कितने क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन, पेपर का पैटर्न कैसा है, टफ है, इजी है। कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिया आपने, देखा आपने किस टाइप के क्वेश्चंस है, इजी है, टफ है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो किस टाइप का पेपर है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 1 2 डजेंट मैटर, बेहतर रहता है पहले से ही स्टार्ट करो क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं साइड से यहाँ से अपना ये पेपर निकाल के रखता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये है सीरीज़ A का क्वेश्चन है, ये JKSSB 2025 का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फॉलोइंग सेट ऑफ टर्म्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ पे पेपर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड मेरे को दीजिए जी। तो सॉरी, मेरे को थोड़ा टाइम लगा ये पेपर ऐड करने में। ठीक है, ये 2025 का पेपर है, देख सकते हो। तो सीरीज़ A है ये, सॉरी जी, 2025 का पेपर सीरीज़ है ये। ठीक है, अभी मैं आपको अटेम्प्ट बोल रहा हूँ, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब आपने सारा पेपर देख लिया, ठीक है, अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखे, व्हाट्स द फॉलोइंग सेट ऑफ टर्म्स डज नॉट रिलेट, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, नॉट और कहाँ पे, ऑपरेशन ऑफ ए थियोडोलाइट। ठीक है, थियोडोलाइट के ऑपरेशन में कोई भी चीज़ इसमें से जो इनमें से रिलेट नहीं करती है। आपने आंसर देखा तो आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर है। ठीक है, हम क्या करते हैं मोस्टली, इस पे पेपर पे मार्क कर दिया ऑप्शन नंबर डी,
और फिर फाइनली हमने आंसर लास्ट में आके फिर से देखते हैं, ठीक है। नहीं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जब आपको कंफर्म पता है डी है, आपको ये सीधा जाके मार्क करना है अपने OMR शीट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, छोड़ दो ऑब्जेक्टिव्स को, लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ साथ लिख देता हूँ कि पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। मार्क ऑल confirmed answers directly on OMR sheet, पहली चीज। दूसरी चीज, attempt all numericals, मैं किसी एक न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, all numericals at the end, ठीक है। पहली चीज़ हो गई ये, दो चीज़ें हो गई। अभी आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एरर ड्यू टू इंक्लिनेशन, आपको पता है इसका आंसर। इसने भी देखो, जिसने पेपर अटैम्प्ट किया उसने सी यहाँ पे मार्क किया है, ऐसे आप सी ऐसे मार्क करते हो, ये आपको डायरेक्टली सी, आपको क्वेश्चन में सी पार्ट का आंसर सी सर्कल करना है OMR में। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट में अटैम्प्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मान लो आपको ये आता नहीं है, आपको समझ नहीं आया कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, आपको क्या करना है, इसको सर्कल मार्क करना है, ये आपको लास्ट में जाके अटेम्प्ट करना है। ये आपको न्यूमेरिकल्स के बाद ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई ये ऐसा क्वेश्चन है ये आपको आता ही नहीं है, आप क्या करोगे, आप फिर लास्ट में इसको अटेम्प्ट करने के लिए इसमें ये एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो, बाकी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट ऑल न्यूमेरिकल्स एट एंड। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जब हम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो न्यूमेरिकल्स में, जैसे ये वाला न्यूमेरिकल है, ये वाला तो इसमें हमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। और हमें टाइम लगेगा इस कैलकुलेशन को 2-3 मिनट, हमें चलो 2 मिनट 3 मिनट तो लगेंगे ही इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में। तो मेरे को क्या करना है, जो मुझे नोन क्वेश्चंस है, नोन क्वेश्चंस जो कि ऑलमोस्ट 80 होंगे, ऑलमोस्ट मैं 80 अप्रॉक्सीमेटली 80 बोल रहा हूँ, चलो 80 मान के चलते हैं, नोन क्वेश्चंस 80 है, वो मैं 30 मिनट्स में शुड बी मार्क्ड, ये आपको ख्याल रखना है, शुड बी मार्क्ड ऑन एग्जाम पेपर, ठीक है। ये आपको नोन क्वेश्चंस का, आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो अभी आपको जो पता नहीं है वो उसको बाकी आपको 1.5 घंटा देना है, और साथ साथ उनको भी अटेम्प्ट मार्क करते जाना है। लास्ट में मार्किंग के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में हमसे गलतियां हो जाती है, उन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो दिस वाज द स्ट्रेटजी, एग्जाम डे स्ट्रेटजी ये है आपकी, एग्ज़ाम ऐसे अटेम्प्ट करना है आपने। मेरी ये स्ट्रेटजी थी, अगर आपको पसंद आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपनी ये स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्ट्रेटजी को, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। एग्ज़ाम के दिन आपको पेपर देख के अपना कूल खोना नहीं है, ठीक है। कीप योर कूल ऑलवेज। ठीक है, नो विच क्वेश्चंस टू लीव, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, नो विच क्वेश्चंस टू लीव, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे वो क्वेश्चन मिलना चाहिए यहाँ से, अब वो जी 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 मिल गया, ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये मुझे ये क्वेश्चन आता था, मुझे ये क्वेश्चन आता था, एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाता, मैं इजीली सॉल्व कर पाता। लेकिन इसमें क्या था, इसमें आई थिंक अंडर रूट ऑफ पाई, कि पाई का स्क्वायर यूज़ हो रहा था कहीं पे। तो फाइनल में जब मैं वहाँ पे पहुँचा ना, मुझे अंडर रूट ऑफ पाई में मैं फंस गया, 3.14 का स्क्वायर। तो मैं अप्रॉक्सीमेट भी कर सकता था, लेकिन एग्ज़ाम में उतना दिमाग चलता नहीं है उस टाइम पे। तो
मुझे पहले ही समझना चाहिए था इस क्वेश्चन को छोड़ना है। इसने मेरे 3 to 4 मिनट्स वेस्ट किए, 3 to 4 मिनट्स वेस्टेड ऑन दिस। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको लगता है कि सॉल्वेबल है। आपको बाद में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को कर नहीं पा रहा हूँ। और ठीक है, और डोंट डू टू मच ऑफ गेस वर्क। अगर 120 क्वेश्चंस में आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो इजीली, और आपको लगता है कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो आप 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लो। आपको फिर ज़्यादा फिर नेगेटिव में भी नहीं जाना। डोंट डू टू मच ऑफ गेस वर्क। ठीक है, मैं आपको इसके अपनी एग्जांपल देता हूँ। आई अटेम्प्टेड 114 क्वेश्चंस। ठीक है, 114 क्वेश्चंस। उनमें से आई गेस 108 क्वेश्चंस, 106 क्वेश्चंस, just a second, 106 questions I was sure of, ठीक है। 8 questions I guessed, 8 के 8 ही गलत हो गए थे। All 8 were incorrect। ये है गेस वर्क का काम। ठीक है, तो अभी जैसे वो हम ब्रिक्स तो हमारे सिलेबस में था नहीं, उन्होंने पूछ लिया तो मैंने वो किया नहीं था, उसका गेस कर दिया। वो टिम्बरिंग एंड बोनिंग ऑफ पिट, वो वाला क्वेश्चन मैंने उसको भी गेस कर लिया। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चंस मैंने गेस किए थे, और 1-2 ऑब्जेक्टिव्स मैंने गेस किए थे लास्ट में जल्दी जल्दी में। तो लेकिन कहने की बात यह है कि 106 में से 105 नहीं, हाँ, 106 में से मेरे 7 क्वेश्चंस गलत थे। आई गेस्ड 7 क्वेश्चंस, आई गेस्ड। एक मेरा 1 क्वेश्चन वॉज रॉन्ग। वो मैं वो बता भी देता हूँ कौन सा क्वेश्चन गलत था। फ्लूइड मैकेनिक्स का वो क्वेश्चन था, चलो रहने देते हैं उस चीज़ को। 1 क्वेश्चन वॉज रॉन्ग, क्योंकि मैंने 8 क्वेश्चंस मेरे टोटल गलत हो गए थे। एक क्वेश्चन मेरा अपनी गलती की वजह से रॉन्ग हुआ था, जिसको हम स्ली मिस्टेक कहते हैं। 7 क्वेश्चन जो मैंने गेस किए थे, ऑल 7 वर रॉन्ग, ऑल 7 वर रॉन्ग। 7 के 7 क्वेश्चंस गलत थे। ठीक है, तो यही मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये गेस वर्क पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, और माइंड को हमेशा ठंडा रखना है। उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आप कर पाओगे। ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता की रिविजन्स जैसे आप मैंने बोला करने के लिए, वैसे आप कर सकते हो इजीली। वैसे आप बहुत सारे रिविजन्स कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अभी गुप्ता एंड गुप्ता की बुक खोलोगे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब आपको हमेशा याद रहेंगे। आप अगर अभी भी बुक खोलोगे बिना पढ़े, आपने रिविजन किए बिना भी खोलोगे, तो आपको वो याद होंगे वो क्वेश्चंस, अगर आपने अभी पढ़ा नहीं है। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको लगता है कि आप भूल जाओगे बार बार, एग्ज़ाम में आपको भूलने के चांसेस है। तो उन क्वेश्चंस को आप रिपीटेडली रिवाइज करते रहिए, और शॉर्ट नोट्स बनाइए। नहीं भी बना सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा बनाना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको थ्योरी वीक है और आप भूल जाते हो चीज़ों को, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। नो डाउट आप शॉर्ट नोट्स फिर बनाइए। ठीक है, और डेली के इससे इससे जो ये वाली मैंने आपको स्ट्रेटजी बोली ना, इससे आप गुप्ता एंड गुप्ता के भी 10 रिविजन डेली गुप्ता एंड गुप्ता को भी फुल्ली डेली पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। आरसीसी के लिए आपको ईएसई एंड एसएससी जेई को फॉलो करना है अच्छे से। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फॉलो गेट। फिर उसके बाद आपको आरसीसी में ही ये मेनली आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि बाकी जो चैप्टर्स है वो आपको गुप्ता गुप्ता में से इजीली मिल जाएंगे। और जी हाँ,
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बोलना भूल गया, देखो क्या, जी, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं ना, 15 सब्जेक्ट्स, 15 मार्क्स 4 सब्जेक्ट्स के हैं, ठीक है, और 10 मार्क्स 6 सब्जेक्ट्स के हैं, ये है ना डिवीजन मार्क्स का ऐसे, ठीक है। 15 मार्क्स के जो 4 सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें हमारे पास है आरसीसी, सोम है हमारे पास, फ्लूइड है हमारे पास, फ्लूइड मैकेनिक्स, और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। 10 मार्क्स के जो सब्जेक्ट है उसमें हमारे पास है सर्वेइंग, फिर है हमारे पास जियोटेक, फिर है इरिगेशन, एनवायरनमेंट है, और उसके साथ साथ हमारे पास है इसमें हाईवे, रेलवे, ठीक है। हो गए 6 सब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6, जी 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब आप देखो, मतलब जो ये सीपी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, ये इतना इजी चैप्टर है कि इसको 15 मार्क्स की वेटेज दे दी है, ठीक है। मतलब एनवायरनमेंट जो है इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब इसको इसको 10 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है। उसी तरह जियोटेक भी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, उसको भी 10 मार्क्स की वेटेज है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मुझे टाइम किस तरह से इन्वेस्ट करना है सब्जेक्ट्स में, कितने क्वेश्चंस मुझे जियोटेक के, ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है मुझे जियोटेक के क्वेश्चंस में, ठीक है। और एनवायरनमेंट में भी मुझे ज़्यादा डेप्थ में जाना है, क्योंकि मार्क्स तो मुझे 10 ही मिल रहे हैं इसमें से टोटल, यहाँ से मुझे 15 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इस पर फोकस करो, आरसीसी पे फोकस करो, सॉम पे फोकस करो, फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। जो मेरा एक क्वेश्चन नॉन क्वेश्चंस में गलत हुआ था वो फ्लूइड में से हुआ था, तो फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। और इसके अलावा इन 4 सब्जेक्ट्स में से आपको कम से कम 60 में से 55 मार्क्स आने चाहिए, 55 मार्क्स आप स्कोर करने चाहिए। तो यहाँ से जो 60 मार्क्स है, तो इनमें से आप थोड़े से, अगर आपको गलत, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जिनका आपको आंसर पता ही नहीं होता, ठीक है। अब आप देख लो, ये मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया 96, हमें स्पेस, मीन स्पीड, ट्रैफिक डेंसिटी, ये तो हमारे सिलेबस में था नहीं, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया नहीं होगा, तो फ़ायदा क्या था क्वेश्चन करने का, कुछ भी नहीं। तो ऐसे या ये वाला 89 क्वेश्चन आ गया हमारा, ये भी बहुत सारों का, मेरा भी गलत हो गया था ये गैस वर्क में। तो इसमें जो है, इन 10 सब्जेक्ट्स में आप इस चीज़ को, इन 6 सब्जेक्ट्स में आप अफोर्ड कर सकते हो कुछ पोर्शंस को छोड़ना भी, जैसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग को नहीं करना है तो, और ऑलवेज स्टिक टू सिलेबस, ठीक है। अभी इसने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा है, अगले साल आपको ट्रैफिक, आप एक्सपेक्ट करोगे मैं फिर से ट्रैफिक इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ूंगा, ज़रूरी नहीं है वो ट्रैफिक में से पूछे एक भी क्वेश्चन, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे देखता था कि एक वो कोई एक सब्जेक्ट उन्होंने उस उन दिनों फॉलो करना स्टार्ट किया था, आई थिंक बीएमसी वो सब्जेक्ट नहीं, हाइड्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था। हाइड्रोलॉजी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी मुझे काफ़ी बोरिंग और टफ सब्जेक्ट लगता था वो इंजीनियरिंग में, तो उसको उस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देने की, उसको उसको ज़्यादा ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से वो साइकिल, प्रेसिपिटेशन साइकिल पढ़ लिया और वो सब चीज़ें पढ़ ली, एंड दैट्स इट, डन। उसमें ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार उसने डिकेंस फार्मूला पूछ लिया था, हमारे पास ये मस्किंगम मेथड का क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन इस बार आप देख लो, मुझे मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन नहीं आया उसमें से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हाइड्रोलॉजी पे फोकस किया, क्योंकि उनको लगता था इसमें से भी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। मैं सच ही बोलूँगा, मैंने नहीं किया, मैंने जो सिलेबस दिया था उसको रिलीजियसली अच्छे से फॉलो किया, एंड दैट वाज इट। आप भी उसी चीज़ को फॉलो करो, सिलेबस को फॉलो करो,
क्योंकि वो पूछने को तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सेंट्रीफ्यूगल पंप्स भी डाल सकता है, उस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन्स को वो ज़्यादा डेप्थ में जा सकता है, ठीक है। वैसे ही वो आरसीसी के किसी एक ऐसे टॉपिक में जा सकता है, तो उसमें आप फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चलो उसने इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगले साल हम इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स करके थोड़ी जाएंगे। ये इनको इनको कुछ क्वेश्चंस देने होते हैं एग्ज़ाम वालों को कि जिसमें बच्चे फंस जाए, और हमें हमें वो चीज़ उन चीज़ों में फंसना नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी फेलियर्स के बाद ये विजडम थोड़ा सा आया है, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हम अपनी अभी एक चैनल लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ पे हम एसएसबी यूट्यूब पे एसएसबी के लिए पढ़ाएंगे। और तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच।